मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब स्वागत है। और हम पिछले कुछ लेक्चर में बायोलॉजी चैप्टर सब्जेक्ट से आपको पढ़ रहे थे, जो 6.1 से 6.4 यानी एनसीईआरटी में जो 6 नंबर चैप्टर पे था, जैव प्रक्रम के अंदर पोषण था, श्वसन था, परिवहन था और उत्सर्जन था। ये सभी थ्योरी का क्लास हम लोग ने कर लिया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का ये वीडियो वन है, इसमें सभी उन आने वाले या संभावित क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस ऑब्जेक्टिव वीडियो को डिजाइन किया गया है, जो आपको 2024 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम है उससे इस आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इस वीडियो से। मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं क्वेश्चनों में से होंगे, क्योंकि आप इतना करते हैं तो पर्याप्त होगा आपके लिए क्वेश्चन। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हाँ, इसमें इस वीडियो में आपको सभी इन चारों जो 6.1 से लेकर 6.4 यानी पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इन सभी का क्वेश्चन मिक्सअप में रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता है एक मृत जीवी, एक परजीवी। देखिए, गोबर छत्ता क्या आपको जब थ्योरी हमने पढ़ाया था तो पोषण के समय, पोषण जैव प्रक्रम का जो पहला वीडियो ही था पोषण, उसमें ही हम आपको बताए थे कि पोषण के कितने पोषण होता है। पोषण तीन तरीके का होता था। क्या होता था कि मृत जीवी पोषण, एक होता था मृत जीवी पोषण, दूसरा होता था आपका परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और तीसरा होता था प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। और इस सभी के परिभाषा भी बताया गया था और इस सभी का एग्जाम्पल भी यानी उदाहरण भी बताया गया था। तो इसी के उदाहरण में आप जब मृतजीवी पोषण के उदाहरण में देखेंगे, यानी इसका परिभाषा था वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी मृत जीव पे आश्रित होते हैं, यानी कोई मरा हुआ जीव है उससे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसके उदाहरण में हमने बताया गया था कि आपका कवक, कवक और गोबर छत्ता। आपको ये दो एग्जाम्पल, एक एक कुछ और एग्जाम्पल बताया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मृतजीवी होते हैं। तो आपको दो उदाहरण बताया गया था, उसी एक उदाहरण से यहाँ पूछा गया है कि आपका गोबर छत्ता है क्या है, तो मृतजीवी है, परजीवी है, स्वपोषीय, एक सवाल है नहीं, मृतजीवी। परजीवी का कौन एग्जाम्पल था? परजीवी होता है वैसे जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या तो उस जीव से सटके या जीव के अंदर रहकर। जैसे आपने देखा होगा मच्छर, मच्छर क्या है? एक परजीवी है जो हमारे शरीर से ब्लड को लेता है। तो मच्छर या जू या आपका लीच, ये सब जो होता है, जोक या आप जोक समझ लीजिए, ये सब क्या है? परजीवी हैं जो हमारे किसी दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें कुछ ऐसे कृमि हैं जैसे टॉप वार्म हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे कीड़े हैं जो हमारे शरीर से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो परजीवी होते हैं। प्राण संभोजी जीव कौन है? वैसे जीव को बोला जाता है जो अपना भोजन अंतर्ग्रहण यानी भोजन को लेते हैं और उसे पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें हम लोग मनुष्य और कई जीव जंतु आते हैं। तो आप यहाँ पे गोबर छत्ता के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? तो अभी आपने देखा था कि मृत जीवी का एग्जाम्पल कौन सा है? कवक और गोबर छत्ता। इस क्वेश्चन को पूछा गया था, उदाहरण दे के आपसे पूछा गया कि कौन सा जीव है ये बताइए। इसमें गोबर छत्ता दे दिया और कौन जीव है बताना था। इसमें क्या पूछा कि कवक दिया, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, इसमें आपका विधि पूछ लिया। तो कौन सा विधि है उसका? मृत जीवी पोषण होता है, कवक और गोबर छत्ता दोनों में। क्या देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में आपका उदाहरण देके आपसे पोषण का विधि पूछा गया और एक में पोषण का विधि देके उसका उदाहरण पूछा गया। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप दोनों प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा? वहीं थ्योरी में, जहाँ पे आपने डिफिनीशन में परिभाषा पढ़ा था और उसका आपने उदाहरण देखा था। परिभाषा और उदाहरण दोनों एक ही जगह था। अगर आप थ्योरी में पढ़े हुए ढंग से रहते तो आपके लिए इजी रहता और आप दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देते। इसलिए आप कभी भी थ्योरी को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी वे में हो जाता है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी पोषण। मानव हृदय में कितने कोष्टक पाए जाते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको थ्योरी के दौरान पढ़ाया गया था कि 4 कोष्टक होते हैं। ये होता है आपका अलिंद वाला, यहाँ पे अलिंद होता है ऊपर वाला, और ये नीचे, या ऐसे कीजिए,
ये होता है दायां अलिंद, दायां अलिंद। ये होता है बायां अलिंद। ये होता है दायां निलय। और ये होता है बायां निलय। आप थ्योरी में इससे रिलेटेड ही बताया गया था कि जो भी ब्लड है, यानी यहाँ शुद्ध ब्लड यहाँ से आता है शरीर हृदय में, और यहाँ पे एक आपका वाल्व लगा होता है जिसको बाइकस्पेड वाल्व बोलते हैं। इसी वाल्व के द्वारा ये ब्लड आता है बायां निलय में, और बायां निलय से आपका क्या होता है कि पूरे शरीर में चला जाता है ब्लड, पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है। जब ये पूरे शरीर में ब्लड चला गया तो ब्लड क्या, जैसे ये शुद्ध ब्लड था, शुद्ध शुद्ध रक्त था, जो कि तो आपका फेफड़ा से जब हमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही शुद्ध रक्त बोलते हैं। ये शुद्ध रक्त बाया अलिंद में आता है, और बाया अलिंद से बाया निलय में आता है, और निलय से होकर पूरे शरीर में चला जाता है। पूरे शरीर में जब ब्लड जाता है तो कोशिका, प्रत्येक कोशिका तक जाता है, और कोशिका में आपने देखा है कि कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन के दौरान क्या होता है कि O2 का उपयोग किया जाता है, और उस समय जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और बहुत सारा ऊर्जा शरीर को मिलता है। जब वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर ना, वो भी हानिकारक पदार्थ है, उसको भी शरीर से बाहर निकलना होता है। तो मैकेनिज्म आपको थ्योरी में बताया गया है। तो जो भी शरीर के अंदर गया तो फिर शरीर के अंदर जो रक्त होगा अशुद्ध होता है। तो रक्त जो अशुद्ध होता है यहाँ से आता है, फिर यहाँ पे अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त, यहाँ से अशुद्ध रक्त आया, और फिर यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 एरो दिया था, और यहाँ पे हमने 3 एरो दिया। इसका मतलब है कि इस साइड में बाइकस्पिड वाल्व होता है, इधर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। बाई यानी 2 होता है, और ट्राई मतलब 3, यानी तो इधर ट्राइकस्पिड वाल्व और इधर बाइकस्पिड वाल्व। फिर यहाँ पे ब्लड दयालिंद में आया, और दयालिंद से दया निलय में आएगा, और यहाँ से फिर वो अशुद्ध रक्त है तो फेफड़ा में चला जाता है अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त फेफड़ा में गया, और वहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और फेफड़ा के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। यही हृदय में 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष होते हैं, यानी कोष्टक होते हैं, जिससे हमारा पूरा फंक्शन शरीर करता है। तो आपने पूछा मानव हृदय में कितने कोष्टक पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके वर्णन के कारण होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको थ्योरी के दौरान बताया गया था कि मूत्र क्या होता है, यानी मूत्र जो होता है आपका पीला कलर का, पीला रंग का एक द्रव्य है। पीला रंग का एक क्या है, द्रव्य है। जो पीला रंग, जो पीला रंग का कारण क्या था, तो आपको बताया गया था कि यूरोक्रोम, यूरोक्रोम रंजक के कारण, डाई यूरोक्रोम रंजक के कारण मूत्र का कलर यानी वो रंग क्या होता है, पीला होता है। तो देखिए आप, क्रोमोप्लास्ट है, यूरोक्रोम है, क्लोरोफिल है, यानी यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आपको उस दौरान यह भी बताया गया था कि मूत्र जो है आपका, मूत्र का कंपोजिशन यानी संरचना क्या है, तो इसमें 95% क्या होता है कि जल होता है, 95% जल होता है, और 5% अन्य कार्बनिक और अनकार्बनिक पदार्थ होता है, अन्य। इसमें बताया गया था 5% में क्या है कि 2% आपका यूरिया होता है, और अन्य 3% अन्य चीज होता है। तो आपका ये भी पूछ सकता है कि मूत्र में यूरिया की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 2% होता है। तो ये यूरोक्रोम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त रस का स्राव कहाँ स्राव होता है? पित्त रस का स्राव कैसे होता है? जब आपका पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताया गया था कि पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, यानी यकृत से होता है। आप देखिए छोटी आंत है, यकृत है, अग्नाशय और ग्रहणी है। तो आपको आपको सबके बारे में डिटेल से पढ़ाया गया था। छोटी आंत में 3 भाग होता है। छोटी आंत में जो क्वेश्चन जाता है वहां से आंतरीय रस का स्रावन होता है, और भोजन का पाचन होता है। इसी तरह यकृत से जब पीत आता है, आपको स्ट्रक्चर बताया गया था। जब जैसे ग्रहणी के माध्यम से अगर आमाशय में आ गया, आमाशय थैली में क्या होता है कि HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पूरे भोजन को एसिडिक यानी आपका अम्लीय नेचर का बना देता है, और वहाँ पे पाचन होता है। फिर जब छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में आपका अग्नाशय मिलता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ होता है। छोटी आंत जो 3 भागों में बटा हुआ रहता है उसको एक होता है आपका दूसरा फुंडिक भाग होता है, तीसरा पाइलोरिक भाग होता है, और कार्डिक भाग होता है। कार्डिक भाग होता है,
फुंडिक भाग होता है, फुंडिक भाग होता है, और पाइलोरिक भाग होता है, पाइलोरिक भाग होता है। जो कार्डिक भाग में आता है, फुंडिक में भी आता है, पाइलोरिक में आता है। तो छोटी आंत में रहता है, उसी तरह छोटी आंत में ही आपका पीत यानी यकृत से पित्त रस का स्रावन होता है। जो आमाशय में आपका जो भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, यहाँ पे पित्त रस उसे क्षारीय प्रकृति का बना देता है। जैसे ही क्षारीय प्रकृति का भोजन बन जाता है तो अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है, वो भोजन को पाचन में मदद करता है। छोटी आंत से आंतरीय रस आता है, वो भी भोजन को पचाने में मदद करता है। यानी छोटी आंत से आने वाला आंतरीय रस और अग्नाशय रस, ये दोनों क्षारीय प्रकृति में अपना कार्य कर सकता है। इस तो क्षारीय कौन बनाता है? यही यकृत से आने वाला पित्त आपका भोजन को क्षारीय बनाता है, जो आमाशय प्रकृति। अब देखिए, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होगा? तो आपको जब थ्योरी में जब रक्त पढ़ाया गया था, उस समय बताया गया था कि रक्त का लाल रंग होता है, रक्त में क्या होता है कि रक्त में आपका एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रंजक के कारण ही आपका रक्त का रंग आपका लाल होता है। जैसे आपको पिछले बताया गया कि मूत्र का रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम रंजक के कारण। जबकि रक्त का लाल आपका हीमोग्लोबिन रंजक के कारण होता है। देखिए, रक्त जब पढ़ाने के समय हेपेरिन प्रोटीन भी बताए थे, हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी, थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रोनोजेन, ये आपको बताया गया था कि प्लाज्मा प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा रक्त, आपको जब रक्त बताएंगे थे तो रक्त के बताए थे कि एक तरल भाग होता है, एक तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है, और तरल भाग को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा बोलते हैं, जो कितना प्रतिशत होता था? 55%। ठोस भाग में तीन चीज आता था, तीन चीज आता था ठोस भाग में। ठोस भाग में तीन चीज आता था, एक होता था आरबीसी, एक होता था डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता था प्लेटलेट। तीसरा होता था प्लेटलेट्स। तो ई 55% होता था, तो ई 45% होता था, ये 45% होता था। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही आपको बताए थे कि इसमें तीन प्रोटीन पाया जाता है, में ही बताए थे कि आपको तीन प्रोटीन पाया जाता है। एक तो आपका हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है, एक फाइब्रोइनोजन प्रोटीन पाया जाता है, और एक थ्रोम्बिन और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन का काम है कि रक्त का रंग को लाल करना, ठीक है। फाइब्रिनोजन का काम क्या है? फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। जैसे आपके शरीर से कहीं कट करता है तो वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है, वो ब्लड कुछ समय, कुछ सेकेंड यानी 1 मिनट के तक के बाद वो ब्लड का वहाँ कोटिंग यानी वो ब्लड जम जाता है। उस जमने में कौन सा मदद करता है? आपका एक तो प्लेटलेट्स काम करता है, उसके बाद उसमें एक प्रोटीन काम करता है जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है। ये क्या है कि रक्त के जमने में मदद करता है, रक्त को जमने में। देखिए, शरीर के अंदर ब्लड है और शरीर के अंदर ही फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या है कि रक्त को जमाना। तो क्या शरीर के अंदर रक्त को ये जमाता है क्या? तो नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर रक्त जम जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा कैसे? उसका परिवहन कैसे होगा? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जब शरीर से बाहर रखता है तो उसको जमाने में काम करता है, तो शरीर के अंदर जमाता नहीं है। तो शरीर के अंदर क्या है जो रक्त को तरल अवस्था में रखता है? तो एक हिपेरिन प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है जो रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है, तरल अवस्था में बनाए रखता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो रक्त को तरल रक्त को जमाने में मदद करता है। तो आपका हेपेरिन प्रोटीन है जो आपको रक्त को जमाने में रक्त को तरल अवस्था में रखने में मदद करता है। यानी शरीर के अंदर रक्त तरल है, उसका कारण है हेपेरिन प्रोटीन जो आपका प्लाज्मा में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंजक होता है, तो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल का वर्ण का रंजक क्या होता है? हरा होता है। तो आपने क्या देखा कि तीन रंजक रंग रंग पूछ रहा है, नहीं आपका, आपको ध्यान रखना चाहिए कि तीन रंग का कंसेप्ट आया है। एक तो रक्त का रंग लाल, एक तो आपका मूत्र का रंग, और एक क्लोरोफिल। ठीक है, कुछ चीज पढ़ने के दौरान आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो देखना है कि आप तीन चीज का कलर पूछ रहा है। तो रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। मूत्र का रंग क्या होता है? हल्का पीला, हल्का पीला। और क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा।
अब तीनों का क्या पूछता है कि आप कारण बताइए, ये तीनों का कारण क्या है। तो देखिए रक्त का लाल का कारण कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। मूत्र का हल्का क्या है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। और इसका क्लोरोफिल का हरा रंग का कारण क्या होता है, तो हरा रंग का इसका कारण क्या होता है बताएं। हरा रंग का कारण होता है, इसमें पाया जाता है एक वर्णक, क्लोरोफिल ही वर्णक होता है जिसके कारण हरा रंग होता है। ठीक है, वर्णक, वर्णक। तो आपने क्या देखा, तीन का कलर, तो आपको देख हमेशा पूछेगा तो याद रखिए कि रक्त का लाल रंग का हीमोग्लोबिन, मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम, और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण ये हरा होता है। देखिए दांत का कठोरतम भाग है। तो देखिए जब आपका थ्योरी पढ़ाए थे, जब पोषण पढ़ा रहे थे, तो दांत के बारे में काफी डिटेल पढ़ाए थे, तो आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं दांत के बारे में, तो आपको और बेहतर ढंग से पता चलेगा। चलिए हम आपको दांत के बारे में आगे बताते हैं। दांत का कठोरता, कठोरता भाग यानी कठोरतम है, कठोरतम, ऐसे कठोरतम भाग है। तो आपको दांत जब बताए थे कि दांत का ऐसा स्ट्रक्चर बताए थे, तो आपको बताए थे कि दांत का तीन भाग होता है। ये तो ये क्या होता था, जड़, उसका रूट, जो आप मसूरा के अंदर धंसा हुआ रहता है उसको रूट बोलते हैं। तो क्या बोलते थे, शिखर, तो बोलते थे शिखर यानी क्राउन, तो क्राउन बोलते थे। बीच वाले को नेक बोलते थे, नेक यानी गर्दन बोलते थे। ठीक, आपको एक तो ए बोलते थे कि कौन क्या है, ये शिखर है यानी क्राउन है, ये नेक है और ये जड़ है। ठीक, इसके बाद एक हम क्या बताए थे आपको, ऐसे दांत है, दांत है तो दांत का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, इनेमल, इनामेल, इनामेल। और इसके अंदर का भाग होता है, मैक्सिमम पार्ट होता है, उसको बोलते थे डेंटाइन, डेंटाइन, डेंटाइन। ठीक है, दिख रहा है, डेंटाइन बोलते थे। ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि दांत का कठोरतम भाग, तो देखिए एक तो ए वाला होता है मसूड़ा के अंदर जड़, बीच वाले को नेक और ऊपर वाले को क्राउन यानी शिखर। एक होता है देखिए ई वाले भाग जो होता है ना, ए वाला भाग, ए वाला भाग आपका मैक्सिमम भाग आपका बना रहता है डेंटाइन से। तो इसलिए बोला जाता है दांत का अधिकतम भाग कौन सा है, यानी दांत जो बना है अधिकतम किस भाग से बना होता है, तो डेंटाइन से दांत का अधिकतम भाग बना हुआ है। लेकिन जब डेंटाइन के ऊपर एक कठोर परत होता है, ए वाला जो आपका चमकता रहता है दांत के ऊपर, ये क्या होता है, इनामेल होता है, जो कि शरीर का सबसे अधिक कठोरतम पदार्थ होता है। शरीर, मानव शरीर के अंदर सबसे कठोर पदार्थ कौन है, दांत के ऊपरी सतह पे उपस्थित इनामेल। वही पूछ रहा है दांत का कठोरतम भाग कौन है, तो इनामेल है। डेंटाइन क्या है, तो डेंटाइन अंदर का कठोरतम भाग के अंदर वाला भाग, तो डेंटाइन आपसे पूछेगा तो डेंटाइन क्या है, तो दांत जिस पदार्थ से बना है, यानी दांत जिस पदार्थ से बना है उसका अधिकतम भाग डेंटाइन है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा डेंटाइन क्या है और इनामेल, कठोरतम भाग इनामेल है। निम्नलिखित में किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते, किससे, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे हुए रहते हैं। आपको बताया गया था जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए थे, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता है, उसके पहले बताए थे कि जो पत्ती है, जो पत्ती का स्ट्रक्चर है आपका, पत्ती है, पत्ती में आपको बताया था कि बहुत सारा छिद्र होता है, बहुत सारा छिद्र होता है। पत्ती में जब बताए थे कि बहुत सारा छिद्र होता है, आपका बहुत सारा छिद्र होता है, उसको स्टोमेटा, जिसको रंध्र बोलते हैं। वही बोल रहा है कि रंध्र जो हो गया, यानी आपको फिर बताए थे कि रंध्र एक खुलता है तो ऐसे रहता है, बंद होता है तो ऐसे बंद हो जाता है। तो रंध्र जो होता है, बोले रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, किससे घिरे रहते हैं, तो गार्ड कोशिका से, यानी गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं। कोशिका यानी पत्ते में जो रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है, वो किससे घिरा हुआ रहता है, रंध्र यानी गार्ड सेल से। देखिए आपको जब थ्योरी बताया गया था, तो आपको बताए थे कि जो भी ये स्टोमेटा है, एक बार खुलता है एक बार बंद होता है।
जब स्टोमेटा, जब रंध्र जो होता है, जब रंध्र के अंदर उपस्थित गार्ड सेल जब पानी को अवशोषित कर लेता है तो उसका फूल जाता है। जब पानी को अवशोषित कर लेगा गार्ड सेल तो फूल जाएगा तो इसका रंध्र जो होता है खुल जाएगा, रंध्र जो हो खुल जाएगा। और जैसे ही पानी कल क्षय हो गया यानी पानी निकल गया तो जो गार्ड सेल होता है सिकुड़ जाता है, और गार्ड सेल सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा आपका कि रंध्र जो होगा, छिद्र होगा, जो बंद हो जाएगा। वहीं गार्ड कोशिका के कारण ही रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, जिसके कारण वो बंद होता है और खुलता है, बंद होता है और खुलता है। तो आपको क्या बताया कि जैसे ही गार्ड सेल जो होगा पानी को, जल को अवशोषित कर लेगा तो फूल जाएगा, फूल जाएगा तो छिद्र खुल जाता है। और जैसे ही उस पानी जो पत्ती के अंदर है उसका क्षय हो गया यानी पानी निकल गया तो गार्ड सेल जो है सिकुड़ जाता है, यानी गार्ड सेल यानी गार्ड कोशिका सिकुड़ गया और वो रंध्र बंद हो जाता है। और इसी रंध्र बंद होना खुलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है पत्तों में। आगे एक क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किससे, तो रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा गार्ड कोशिका। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? अब देखिए कौन सी गैस है जो श्वसन क्रिया में, आपको हमें श्वसन जब चैप्टर पर आ रहे थे तो हम आपको बताया था कि प्रत्येक कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है, प्रत्येक कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। जैसे मान के चलिए ग्लूकोज है C6H12O6, जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एक तो पहले आपका जल बनाएगा H2O प्लस CO2 बनाएगा और प्लस बहुत सारा ऊर्जा। श्वसन क्रिया में, श्वसन में कोशिकीय श्वसन में क्या मुक्त होता है? तो आपका क्या देख रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। हम आपको बताए थे कि जब पोषण, यानी देखिए चारों चैप्टर ना लिंक है, जैसे हमने पोषण कर लिया यानी भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण किया तो हमारा पाचन क्रिया के द्वारा पच गया तो हमारे शरीर में अवशोषित होता है। तो अवशोषित होने के बाद उसका उपयोग करना रहता है, ऊर्जा निकालना रहता है। उस भोजन से ऊर्जा निकालने के पहले क्या होता है? कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका, करोड़ों कोशिका से मेरा शरीर बना है और प्रत्येक कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है। उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हमें। ऑक्सीजन कैसे आता है? तो हम नाक से जो ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ा, और फेफड़ा से पूरे शरीर में हार्ट होते हुए जाता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के, और वहां से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो फिर ग्लूकोज टूट जाता है जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, बहुत सारा ऊर्जा में, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। फिर H2 होता है और CO2 हानिकारक पदार्थ होता है जो हीमोग्लोबिन से फिर रिएक्शन करके फेफड़ा तक पहुंचता है, फेफड़ा से बाहर कर दिया। यही पूछ रहा है कौन सी गैस मुक्त होती है? तो गैस। देख लीजिए निम्न में से किस रंग की विकिरण प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? देखिए आप इसमें एक है आपका लाल, नीला और कई सारे कलर है, इधर मानिए हरा है। इन दोनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या कम या न के बराबर होता है। देखिए इस कारण क्या है कि हरा, पत्ती का रंग भी हरा है, और वो अगर हरा है और वो प्रकाश संश्लेषण जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें से वो हरा रंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसके कारण हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। जबकि लाल और नीला रंग में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। अब दोनों में से पूछ दे कि दोनों में से सबसे ज्यादा किस में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश संश्लेषण क्या सबसे अधिक। तो आपने देख लिया ना हरा में क्यों नहीं होता है। तो बताइएगा, कोई पूछ दे कि हरा में क्यों नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण, तो बताइएगा कि क्योंकि पत्ती का रंग भी हरा होता है और वो प्रकाश से आने वाले तरंग में वो हरा प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो हरा रंग की उपस्थिति में नहीं हो पाता है। जबकि लाल और नीला रंग की प्रकाश है तो उसको अवशोषित आसानी से कर लेता है पत्ती, और उसके कारण हमारा प्रकाश हो। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण से ज्यादा प्रभावित है? तो लाल मारी, लाल है नीला भी है।
लाल सबसे ज्यादा, नीला में भी होता है, लेकिन अगर नीला लाल में पूछे तो लाल में, हरा में तो सब। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो अभी हमको बताएं इधर ये वाला रिएक्शन में ग्लूकोज, यही तो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या बनता है? H2O, CO2 और क्या बनता है? तीन चीज बनता है। आपका यही पूछ रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण C6H12O6 में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, पूर्ण ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा? अभी तो आपको बताया जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, बहुत सारा ऊर्जा ये उपयोगी है। तो देखिए सिर्फ CO2 नहीं, सिर्फ ऊर्जा नहीं, सिर्फ H2 नहीं, इनमें से सभी, हाँ जी इनमें से सभी, क्योंकि सिर्फ H2 नहीं भाई, सिर्फ CO2 नहीं, सिर्फ ऊर्जा नहीं, तीनों निकल रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीजन। पूछ रहा है ग्लूकोज के पूर्ण क्या मुक्त होगा? तो तीनों मुक्त होगा, इसलिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखिए आप कोशिका, जब कोशिका 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, जो कोशिका का स्ट्रक्चर होता था, आपका कोशिका का स्ट्रक्चर होता था, एक आयताकार होता था, एक गोलीय टाइप का कोशिका था, तो आपको प्लांट में होता था इस टाइप का, गोलीय होता था आपका जीव जंतु में, तो संरचना होता था। तो इसके यहाँ पे कोशिका झिल्ली होता था, क्या होता था? कोशिका झिल्ली होता था, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का क्या काम था कि शरीर के अंदर से कुछ हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर जाने देगा, या शरीर के अंदर ही कुछ चीजों को कोशिका के अंदर लेना है तो कोशिका के अंदर ले लेगा, लेकिन कोशिका से वो बाहर जाने नहीं देगा। यानी एक साइड से जाने देगा तो एक साइड से रिटर्न नहीं होने देगा। क्या बोलेंगे? वैसे चीज जो एक साइड से तो आने दे रहा है लेकिन इधर से जाने नहीं दे रहा है, इधर से आने तो दे रहा है, इधर से जाने नहीं दे रहा है, या आपका ये एक इधर से जाने तो दे रहा है लेकिन इधर से आने नहीं दे रहा है, इधर जाने तो दे रहा है लेकिन आने नहीं दे रहा है, तो ऐसे चीज को क्या बोलिएगा? पूर्ण पारगम्य तो बोलिएगा नहीं। किसी चीज में आने और जाने में कोई रुकावट ना हो तो बोलेंगे भाई हाँ पूर्ण पारगम्य है, यानी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो पूर्ण पारगम्य। लेकिन किसी में न आने दे और न जाने दे तो बोलेंगे अपारगम्य है भाई, यहाँ तो कुछ आने नहीं दे रहा है नहीं जाने दे रहा है, यानी आने जाने का कोई रेस्ट्रिक्शन है, यानी अपारगम्य। एक साइड से जाने दे और सिर्फ आने दे, आने न आने दे ना जाने, अपारगम्य। जाने दे और आने भी दे तो पारगम्य, लेकिन सिर्फ एक साइड से जाने दे और निकलने ना दे तो बोलेंगे अर्ध पारगम्य। ही पूछ रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध पारगम्य है, एक साइड से तो जाने देगा दूसरे साइड से। जैसे देखिए ये आपका स्किन है, स्किन है तो क्या देखते हैं? पसीना अंदर से बाहर निकलता है, देखा होगा ना, पसीना क्या होता है? अंदर से बाहर निकल जाता है। तो क्या आप बकेट में यानी बाल्टी में अगर हाथ डुबा देंगे तो क्या बाहर का पानी अंदर घुस जाएगा क्या? पसीना क्या है? जल है, तो शरीर के अंदर से तो जल पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है, लेकिन क्या यही हाथ अगर हम जल से भरा बाल्टी में डाल दे तो क्या जल बाल्टी वाला जल इसमें अंदर चला जाएगा क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे? एक साइड से तो जाने दे रहा है, एक साइड से नहीं आने दे रहा है, अर्ध पारगम्य हो गया। हमारा स्क्रीन भी अर्ध पारगम्य है, और ये क्या है? ये भी तो कोशिका से बना हुआ है। नहीं बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध पारगम्य। नेक्स्ट देखिए एटीपी, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? जब आपको हमने बता रहा था पोषण, आपने हम वहां पे दो चीज बताया था, एक तो बोला था हमने जैव ऊर्जा, और एक हमने बताया था कोशिकीय ईंधन। क्या बताया था? जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा किसको बोलते थे? एटीपी को। कोशिकीय ईंधन किसको बोलते थे? ग्लूकोज को। तो देखिए जब आपको हमने बता रहा था कि पोषण के माध्यम से हमने कुछ पदार्थ लिया, वो पदार्थ जो जैसे मैं चावल दाल सब्जी खा रहे हैं तो डायरेक्ट हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है चावल दाल सब्जी, इसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद हमने कोशिकीय ईंधन मिलता है। तो जो पाचन होने के बाद होता है ना, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे शरीर में रहता है, तो इसलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कोशिकीय ईंधन, यानी
कोशिका में, जब कोशिका में होता है जाता है तो कोशिका में कोशिकीय श्वसन क्या चीज का होता है? कोशिकीय श्वसन, इसी से तो शरीर को ऊर्जा मिलता है। तो कोशिकीय श्वसन किसका होता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का कोशिकीय श्वसन होता है, इसलिए कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को बोलते हैं। जब ये ग्लूकोज का श्वसन होता था, जो ऊर्जा मिलता था इससे, अगर जो ऊर्जा मिलता था, ये ऊर्जा जो जल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मिलता था वो एटीपी के रूप में मिलता था, इसलिए जय ऊर्जा, इसको एटीपी को जय ऊर्जा बोलते। हम आपको काफी डिटेल से पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और आपका श्वसन हमने पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर वो चार मतलब टॉपिक का 6 साइड वीडियो होगा, 1 घंटे का वीडियो होगा, वो अगर आप देख लेते हैं ना, किसी प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप डील कर लीजिए और आपको रटने की जरूरत नहीं होगा, चीजों को समझ लीजिए। हमने वहां पे आपको बताया था एटीपी को जय ऊर्जा, एटीपी को हमने जय ऊर्जा बताया था। और आपका ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। तो जय, तो यही पूछ रहा है कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। तो उस समय हमने आपको बताया था कि एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एडिनिन ट्राइफॉस्फेट नहीं, एडिनिन थाइमिन नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको बोला जाता है एटीपी को फुल फॉर्म। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्च की उपस्थिति, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये शायद बहुत जिस समय पूछा गया हुआ था उस समय सभी लोग बताए होंगे। स्टार्च की उपस्थिति किस जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? किसके जांच के लिए? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे इस मानिए एक बीकर है जिसमें स्टार्च रखा हुआ है, स्टार्च रखा हुआ है, तो जैसे ही हम आयोडीन डालेंगे, आयोडीन का इसमें विलयन डालेंगे, तो जो स्टार्च का रंग होगा ना वो नीला काला हो जाएगा या बैगनी। जैसे ही स्टार्च का रंग नीला और काला या बैगनी हो जाएगा आयोडीन विलयन डालने से, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे स्टार्च ही होगा। आयोडीन का कलर नीला काला या बैगनी हो जा रहा है तो आपको बोलेंगे कि स्टार्च है। याद रखिए, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन विलयन उपयोग है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? आपको बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा चीज आवश्यक है? आपको एक तो प्रकाश जरूरत है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है, तीसरा जल जरूरत है, चौथा पत्ती जरूरत है, पत्तियां, यहाँ क्लोरोफिल होगा। ये 4 चीजों की जरूरत होता था। तो बोला प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पे डिपेंड करता है? इसमें एक कारक है, 4 कारक में प्रकाश, और प्रकाश जो होता था, प्रकाश डिपेंड करेगा कि आपको बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में होता है। दिन वाला जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, और जो रात के समय होता है अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाश पे डिपेंड करता है। इसमें आपको बताया गया था कि लाल प्रकाश हरा प्रकाश में सबसे ज्यादा होगा, लाल प्रकाश और नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में सबसे कम होगा। क्या डिपेंड कर रहा है कि प्रकाश के गुण पे डिपेंड कर रहा है, यानी प्रकाश का रंग जो है उस पे डिपेंड करता है, यानी प्रकाश के गुण पर डिपेंड। अब क्या प्रकाश की मात्रा पे डिपेंड करता है क्या? हाँ जी, मात्रा पे भी डिपेंड करता है। अगर प्रकाश ज्यादा है तो कुछ संभव तक ज्यादा होगा, लेकिन एक समय से ज्यादा प्रकाश हो जाएगा तभी प्रकाश से क्या प्रभावित होता है। तो दोनों पे डिपेंड करेगा, ए और बी दोनों। अब देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का क्या मुख्य कार्य है? गैस का विनिमय को वाष्प उत्सर्जन। आपको हमने बताया था कि रंध्र जो होता है गार्ड कोशिका यानी गार्ड सेल, गार्ड कोशिका होता है, गार्ड सेल के फूलने और सिकुड़ने से रंध्र
का छिद्र बंद होता है, खुलता है, और उससे गैसों का विनिमय हो, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन, जब आप जाइलम फ्लोएम के बारे में बता रहे थे हम, वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताते कि शरीर से पौधे के पत्ती के से जल बाहर निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए, अब देखिए वायुमंडल में C2 का प्रतिशत क्या होता है। देखिए वायुमंडल में C2, वायुमंडल में कई सारा गैस है, यानी वायुमंडल है, वायुमंडल में कई सारा गैस है, वायुमंडल में सही कई सारा गैस है। इसमें इसका कंपोजिशन यानी इसका संरचना होता है, ये होता है। देखिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है जो 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है वो 2% होता है। आर्गन होता है 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो आप ये चारों याद रखेंगे कि जो वायु होता है, वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 में ऑर्गन और 4 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसका परसेंटेज भी 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2%, 80% दोनों हो गए। उसके बाद ऑर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0, देखिए 0.03% है आपका वायु प्रतिशत। तो देखिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कभी आपको ऑक्सीजन भी पूछ सकता है, कभी आर्गन के बारे में। तो आप ये चारों का ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन कितना 78%, कितना 2%, उसके बाद ऑर्गन कितना है 0.9, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब देखिए पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, जब हम उत्सर्जन पढ़ा रहे थे और विशेषकर पौधों में उत्सर्जन पढ़ा रहे थे, तो हमने पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ कौन है और उत्सर्जन अंग कौन है वो हम आपको बताए थे। डिटेल से काफी बताया गया, उसका वीडियो आप लोग को, हमें आप लोग ही इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और हमें किसी प्रकार की हेल्प की मैं बताता हूँ और करें। देखिए पौधों के उत्सर्जन क्या है, टेनिन, गोंद, रेजिन, इन तीनों क्या है आपका उत्सर्जी पदार्थ है। जब हम आपको बता रहे थे उत्सर्जी पदार्थ कौन है, तो ये उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है, टेनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, इसलिए और देखिए फिर आपको हमने डिटेल से बताया था कि लैटेक्स जो होता है पीपल, बरगद और कनेर के पौधों से निकलता है, दूधिया कलर का। जब आप कनेर का पत्ता तोड़ेंगे तो उसमें से दूध जैसा निकलता है, दूध नहीं होता है, वो लैटेक्स होता है। और लैटेक्स पीपल, बरगद और कनेर के पौधों से निकलता है। जबकि गोंद क्या है, आपको बबूल के पौधों से निकलता है। और रेजिन क्या है, चीर के पौधों से निकलता है। और टेनिन क्या है, तो वृक्षों के छाल में पाया जाता है। कई ऐसे पौधा हैं जिसके वृक्ष में टेनिन पाया जाता है, क्योंकि रेजिन चीर में, गोंद बबूल में, और लैटेक्स पीपल, बरगद और कनेर में। यहीं से पूछा है कि उत्सर्जी पदार्थ कौन है, तो तीनों। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हेमोडायलिसिस। आपको जब थ्योरी बताया गया था तो डिटेल से आपको स्ट्रक्चर और आपको ये पूरा डायग्राम बना के बताया गया था कैसे कैसे यहाँ से मानव शरीर से रक्त ले लेते हैं। रक्त लेने के बाद ये आपका यहाँ पे डायलाइजर लगा हुआ रहता था, डायलाइजर मशीन रहता था, और उस रक्त को इससे क्रॉस करा के फिर हम साफ करके मानव शरीर में पहुंचा देते थे। वही डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धि, डायलाइजर होता था, टेलोफोन होता था, यहाँ डायलाइसेट, इसको आपको पूरे फिगर के साथ बताया। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो ये आपका किसका है, आहार का है, तंत्रिका तंत्र का नहीं है, वह की है प्रजनन तंत्र, यानी परिशेषिका यानी आपका अपेंडिक्स आहार कहा जाता है। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जब आपको बायोलॉजी हम शुरू ही किए थे तब पहला स्लाइड यानी पहला बोर्ड पे जो स्लाइड आया था उसी में आंसर दिया हुआ था। ये आपको हमने बताया था जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक एक ही हैं, और वो है अरुस्टो। के बाद हमने बोटनी का भी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक, आपसे एक पूछा गया कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको अरस्तु। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। ये क्या है, लामार्क और चार्ल्स डार्विन, ये दोनों लोग क्या है, ये दोनों ने विकासवाद पर काम किया, विकासवाद पे काम किया था, यानी मानव का विकास कैसे कैसे हुआ
चार्ल्स डार्विन और लामार्क ने काम किया था। इनका लामार्कवाद बोलते हैं और डार्विनवाद बोलते हैं। गेगर जॉन मेंडल हैं, इन्हें वंशानुगत सिद्धांत पे काम किया था। वंशानुगत वंशानुगत क्रम, वंशानुगत जीवों पे वंशानुगत कैसे कैसे यानी वंश का वृद्धि होता है, और इन्होंने हाइब्रिड का यही यानी संकर जो बीज बनता है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस इन्होंने ग्रेगर जॉन वंशानुगत सिद्धांत दिया। तो आपने देख लिया जीव विज्ञान का जंग। और अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोम, कोशिकीय द्रव में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, ग्राना नहीं ग्रेना में, और माइटोकॉन्ड्रिया। आपको जब प्रकाश संश्लेषण बता रहे थे तो हमने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण तो होता है एक तो प्रकाश की उपस्थिति में, और एक होता है प्रकाश नहीं रहे तब। यानी प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो क्या होता है, आपको ग्रेना में होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। और जबकि प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा, या स्ट्रोमा में होगा। ठीक, आपको हमने क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो होता है अभिक्रिया होता है, एक तो प्रकाश की उपस्थिति में होगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा। जब प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होगा, और जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा यानी जब प्रकाश नहीं रहे तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में यानी स्ट्रोमा में कब होगा, अप्रकाशीय होगा, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण होगा, अप्रकाशीय कोशिका द्रव में। अब देखिए कोशिका द्रव में कुछ दूसरा चीज होता है, हम बता देते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या होगा, ये आपका प्रकाशीय होगा, प्रकाश। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में यानी देखिए कैसे हम आपको याद करा देते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधा क्या बनाता है, भोजन बनाता है अपना, कुछ ना कुछ गेन करता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिला के ग्लूकोज बना लेता है। कुछ ना कुछ गेन करता है, कुछ ना कुछ वृद्धि करता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करता है, यानी ग्रेन करता है, ग्रेन करता है। और वह अभिक्रिया कहाँ होगा, ग्रेना में। क्या आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की उपस्थिति में पौधा कुछ ना कुछ गेन करता है, इसलिए कहाँ होगा, ग्रेना में होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होगा। आप तो आपको पहले भी बताया, वहां भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी अभिक्रिया होता है, स्थल है प्रकाश संश्लेषण स्थल क्लोरोप्लास्ट है। प्रकाश संश्लेषण शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में पौधों को कुछ गेन करना रहता है, इसलिए ग्रेना में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, गेन करना है तो ग्रेना में, तो स्ट्रोमा। अब देखिए जब आपका ग्लूकोज होता था, ये जो आपको देख रहे हैं कोशिका द्रव में, तो क्या होता था जब ग्लूकोज होगा, आपको हमने पढ़ाया था कि जब ग्लूकोज का जब कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। और यही पाइरोट बनता था, पायरुवेट बनता था। आपको ग्लूकोज का कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है, और इसके बाद ये आपका तीन चीज बनता था। एक तो वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुवीय अभिक्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। वायु की अनुपस्थिति में इष्ट आपको कवक इष्ट में होता था वो अभिक्रिया, जिससे इथेनॉल बनता था, अल्कोहल बनता था। और एक होता था वायु के अभाव में, यानी ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हमारे मसल में यानी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन। ठीक, तो यहीं से आपको हमने बताया था जब पाइरूट से आगे तीन तरीके का चेन होता है, उससे पहले कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो यही कोशिका द्रव है, तो कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्या होता है, वायवीय आपका होता है, यानी अभिक्रिया होता है, यानी जो भी आपका ग्लूकोज का पचने का पाइरोट बनता है उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका उसका अभिक्रिया। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन से भी ना थोड़ा सा अपने पढ़ाई को चीज़ों को रिमेंबर यानी याद कर लिया जाता है।
जैसे यहाँ पे हम कह रहा ठीक है क्लोरोस्ट्रोमा और ग्रेना का ही काम है, यहाँ पे कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसके देखने से हमने कोशिका द्रव देखे, याद कर लेना चाहिए। अच्छा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अच्छा पाइरोट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये चीजें करेंगे ना, थोड़ा सा ब्रेन का जो ये होगा ना, कसरत बोलेंगे होगा, और रिमेंबर पावर यानी याददाश्त की क्षमता आपकी बढ़ेगी, जो एग्जाम में आपका काफी हेल्पफुल हो। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप में संग्रहित होता है, कहाँ पे होता है, तो देखिए मूत्राशय में। तो बताए थे कि यहाँ पे आपका 2 दिन से 2 बीन शेप का आपका होता था, किडनी हुआ, किडनी के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया आपका, किडनी हो गया, आपका मूत्र वाहिनी वाहनी, ये आपका मूत्र वाहिनी होता था, और यहाँ पे मूत्राशय होता था, मूत्राशय होता था, और यहाँ से आपका मार्ग होता, मार्ग होता। ठीक है, क्या होता था, तो आपका जैसे किडनी से रक्त शुद्ध हो गया, तो हानिकारक द्रव यानी जो यूरिया और ये सब बना हुआ है, वो आपका मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में आता था, और यहाँ पे इकट्ठा रहता था, और जब आपको मूत्र मार्ग द्वारा समय समय से बाहर कर दिया जाता था। तो देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर भी आप, डायग्राम भी आपको बना देना चाहिए जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, काफ़ी क्लियर कट होगा। बहुत अच्छा डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं होता है, प्रतीकात्मक होना चाहिए कि हाँ हमने प्रतीकात्मक। अब देखिए अभी किडनी ऐसा तो होता नहीं है गोला, बीज जैसा शेप होता है, थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि बीज जो रहता है ना, ऐसे बीज का शेप वो ऐसे बन जाना चाहिए बस। मूत्राशय एक थैली जैसा होगा स्ट्रक्चर, वैसा 100% सही सही इमेज की जरूरत नहीं होता, क्योंकि हमको इमेज से ज़्यादा हमको चीज है और बताना है। जब हमने जान लिया कि किडनी है, तो किडनी गोल बनाए हैं या थोड़ा लंबा बनाए, है तो किडनी ही ना। प्रतीकात्मक चीजें बनाना ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो मूत्राशय हो गया। देखिए आगे, रंध्र मुख्यतः पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो जड़ों में, पत्तियों में, तना पर, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, रंध्र मुख्यतः पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। आपने देखा पत्तियों में छिद्र होता है, जो गॉड 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 सेल द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो आपका रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या बोलते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। रक्त जब पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था, आपका 120 जी और 80 ऑफ एच, ऑफ एच होता है। ये क्या होता था, ये क्या होता था, जब आपका निलय का संकुचन होता था, ये संकुचनीय प्रेशर होता था, संकुचन, संकुचन के समय प्रेशर होता था, अरे शिथिलन, शिथिलन यानी प्रसार, यानी फैल रहा है जब निलय, तब का 80 mmG होता है, संकुचन होता था 120 होता था। तो इसको डायस्टोलिक बोलते थे, इसको सिस्टोलिक बोलते, तो डायस्टोलिक प्रेशर और एक उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते। तो आपका नॉर्मल आपने देखा होगा बीपी, बोलता लोग अरे बीपी बढ़ गया है, तो 20 H यही बोला जाता है कि 120 और 80 का आपका होना चाहिए बीपी लेवल। 120 यानी ये संकुचन वाला यानी डायस्टोलिक, और 80 शिथिलन वाला यानी सिस्टोलिक प्रेशर होना ब्लड का। ये अगर थोड़ा भी ऊपर या नीचे जाता है, ऊपर जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर, नीचे जाएगा तो लो ब्लड। ठीक है, अब देखिए लसिका का रंग होता है, एक और रंग का है लसिका का रंग। जब आपको हमने पढ़ा रहा था कि जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, लसिका का हमने रंग पढ़ाया था कि रंगहीन, रंगहीन या हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला रंग का है, क्या होता है, रंगहीन या हल्का का होता है, का भी कैंसर रंग है हल्का। देखिए किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार की श्वसन। ठीक, तो आपने हम आपको बताए थे कि श्वसन जो होगा कैसे होता है। देखिए एक ढंग से देख लीजिए, देखिए आपको हमने बताया था कि यहाँ पे मानिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में जाता है, कोशिका द्रव्य, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, इसके बाद बनता है पायरूवेट,
पायरुवेट जो होता है 3 तरीके का, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, उपस्थिति, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता था कि आपका बनता था O2, CO2, जल प्लस, ठीक है, ये बनता था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जब यही ऑक्सीजन का अभाव है, यानी ऑक्सीजन अभाव है और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का अभाव है, तो मांसपेशियों में क्या बनता था, लैक्टिक अम्ल बनता था। और जब O2 नहीं है तो यही क्या होता था, किण्वन यहाँ पे होता था, किण्वन होता था, जो आपका ईस्ट में यानी कवक में होता था, और यहाँ पे बनता था अल्कोहल या अल्कोहल। आपने क्या देखा, आप ये चीज को देख लीजिए, आपको हमने काफी डिटेल से, काफी बेहतर, इससे बेहतर ढंग से आपको चीज, थ्योरी का क्लास था तो थोड़ा आराम से, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का है तो थोड़ा सा फास्ट भी है और है भी। तो ग्लूकोज का कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस, तो देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ दिया। पाइरोट बनता था, पाइरोट के लिए 3 है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ बना जा सकता है। एक तो O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण श्वसन होता है, O2 के अभाव में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, और O2 है ही नहीं यानी ऑक्सीजन है ही नहीं, तो किण्वन का प्रोसेस होता है ईस्ट में, कवक में, जहाँ अल्कोहल या इथेनॉल बनता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो आप देख लीजिए किस प्रकार का श्वसन है, यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे भी ऊर्जा मिलता है लेकिन कम मिलता है, यहाँ भी ऊर्जा होता है, बहुत कम ऊर्जा रहता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊर्जा है। क्या बोलेंगे कि वायवीय श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं वायु O2 के उपस्थिति में, इसलिए वायवीय। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो देखिए जीवन की विशेषता अणु की गति भी है, वृद्धि भी है, संघ भी है, समन्वय है। लेकिन तीनों में अगर पूछे तो सबसे बेहतर है समन्वय है, जो जीव की महत्वपूर्ण विशेषता, क्योंकि इसके बिना आपका जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि समन्वय, इसके बाद वाला चैप्टर में, थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन के बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय, जहाँ पे मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड आपका कोऑर्डिनेशन आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बताया जीवन के समन्वय होता है, क्योंकि शरीर जो है एक टाइम में हजारों इंफॉर्मेशन दिमाग को जा रहा है। अभी देख लीजिए, आप मानिए कि अभी हम नहीं खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं तो मेरा दिमाग काम कर रहा है, क्या बोलना है और क्या सुनना है, क्या समझना है। उसी तरह में आंख से देख भी रहे हैं, आंख से देख रहे हैं तो आंख भी हमारे दिमाग को मैसेज बोल रहा है, मेरा हाथ का रिएक्शन हो रहा है, हाथ भी मेरे मैसेज बोल रहा है, कुछ हम और कर रहे हैं, चीजों को सोच रहे हैं मेरे दिमाग में, उसका भी इंफॉर्मेशन दिमाग को जा रहा है। तो देख रहे हैं एक ही साथ कितना काम हो रहा है, यानी लाइट है तो लाइट का भी इंफॉर्मेशन दिमाग को जा रहा है कि हाँ लाइट है यहाँ पे, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन एकाएक दिमाग को गया, तो क्या दिमाग कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है सभी चीज को, इन सभी इंफॉर्मेशन जो हमारे शरीर को एकाएक एक सेकंड में जा रहा है, उस सभी को भी समन्वय दे रहा है, और वही दिमाग हमारा सबको फिर डायरेक्शन देता है कि चलो तुम देखा तो ये देखा, तुम हाथ हिला रहे हो तो ऐसे हिला रहे हो, तुम लाइट है तो लाइट की उपस्थिति ऐसे है, तो समन्वय बनाता है। महत्वपूर्ण विशेष है स्वपोषी पोषण क्या होता है, पोषण वाले चैप्टर बताया गया था। स्वपोषी यानी वो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे स्वपोषी। पौधों को कुछ प्रोकैरियोट्स ए और सी, ठीक है, ए में भी पौधे में तो होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स भी है जो अपना भोजन, ग्लाइकोलाइसिस होता है। देखिए अभी आपको हमने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, इसलिए आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन सभी इन्हीं में से आपको मिलेगा। देखिए आपको अपनी अभी क्या बोला था, ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, देख रहे हैं, यही क्वेश्चन में पूछा कि आपसे कि ग्लाइकोलाइसिस
क्या क्वेश्चन पूछा, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका कोशिकीय श्वसन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण यानी श्वसन होता है। कोशिका द्रव्य में हो गया ग्लाइकोलाइसिस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या का पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट, तो आपको पौधे का है। देख रहे हैं चीजों को मिला जुला है, सबको कंबाइन करके पूछेंगे में भी पूछे कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, मनुष्य का तो समन्वय था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विषय। इसी तरह आपका एग्जाम की भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होना चाहिए, कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को जो एग्जाम दे रहा है उसके भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होना चाहिए समन्वय। सभी सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको इस समय हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है। इन सभी विषयों के साथ समन्वय बनाना होगा, तभी आप टॉपर बनेंगे या तभी अच्छा मार्क्स लाएंगे। कि आपकी एक स्टूडेंट की एग्जाम की विशेषता क्या है, तो वो भी समन्वय। समन्वय तो पोसी हो गया माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। अब देखिए आपको जब आहार तंत्र या पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, बहुत सारा एंजाइम पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो एंजाइम पढ़ा रहे थे तो आपको वहां भी बताए थे हम। यहाँ भी देखिए आपको एक बार और रिवीजन करा देते हैं कि ग्रंथि, बहुत सारा ग्रंथि, जैसे हमने भोजन मुख से ग्रहण किया तो ग्रहणी के माध्यम में ग्रास नली के द्वारा आमाशय में गया, भोजन जैसे मुंह में ग्रहण किया वहां से पाचन क्रिया शुरू हो गया, और यहाँ कुछ चीजें लार के द्वारा पचा, टाइलिन जहाँ रहता है वो हमारे आमाशय में गया, आमाशय में गया तो फिर वहां पे क्या होता था कि आमाशय में आपका था हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता था जो भोजन को अम्लीय बना देता था और वहां से पाचन शुरू होता था। फिर जैसे ही आमाशय से आगे जाता था तो हमारा छोटी आंत में जाता, तो छोटी आंत 3 भागों में बटा रहता था। इसी तरह छोटी आंत में कौन कौन सा, अग्नाशय से आता था, यकृत से पीत आता था, और आंतरीय गैस से, आंतरीय ग्रंथि से कई आपका एंजाइम पाचन क्रिया। उसके बाद बड़ी आंत में जाता था, बड़ी आंत से फिर रेक्टम के द्वारा हमारा मल के रूप में शरीर से जो अपाज भोजन। तो इसी में कई प्रकार के एंजाइम आते थे। देखिए लार जो है, लार में ही टाइलिन पाया जाता था और लाइसोजाइम पाया जाता था, टाइलिन और लाइन दो। जठर रस, जठर रस जो आपका होता था, पेप्सिन पाया जाता था। जठर रस कहाँ, आमाशय में है तब आता था पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन को पचाने में मदद करता था। इसी तरह जब अग्नाशय आया, जब हमारा छोटी आंत में चला गया भोजन, तो अग्नाशय से आया ट्रिप्सिन, माइलेज और लाइपेज, 3 एंजाइम आते। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता था, प्रोटीन पाचन के लिए। माइलेज का क्या होता है, मंड या स्टार्च पाचन के लिए। और लाइपेज का क्या होता था, वसा पाचन। इसलिए बोला जाता था कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन यानी पाचन की क्रिया पूर्ण, क्योंकि यहाँ पे सब पचाने वाला एंजाइम। आपने देखा लार में क्या टाइलिन है, जठर रस यानी अमाशय में आया था पेप्सिन है, प्रोटीन को पचा पा रहा है सिर्फ यहाँ। अग्नाशय से ट्रिप्सिन आ रहा है, तो ई छोटी आंत में दोनों आ रहा है। छोटी आंत में सभी चीज को पचाने की क्रिया पाए जाते हैं, पाचक है। उसी तरह आंतरीय रस से क्या था, इरेप्सिन आएगा और आपका लाइपेज आएगा। तो इरेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन पाचन के लिए, और लाइपेज का वासा पाचन। आपने क्या देखा कि प्रोटीन पाचन के लिए 3 है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। चीजों को इकट्ठा कर लेंगे ना, आपको पढ़ने में काफी इजी होगा। इरेप्सिन 3 ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करना है, प्रोटीन को पचाने। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, और तीनों 3 जगह से आता है। पेप्सिन का आमाशय में, ट्रिप्सिन का अग्नाशय से, और इरेप्सिन का है छोटी आंतरिक ग्रंथि से, प्रोटीन का। तो प्रोटीन पचाने के अलावा क्या बचा, एक लाइपेज बचा, यहाँ भी लाइपेज है, यानी अग्नाशय से भी लाइपेज एंजाइम आता है, आंतरिक रस से भी लाइपेज आता है। लाइपेज क्या पचाता है, वसा। तो आप खाते हैं, क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या तो प्रोटीन खाएंगे या वसा फैट खाएंगे। तो वसा के लिए पचाने के लिए लाइपेज, प्रोटीन पचाने के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, और आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए टाइलिन, और एक दो और सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, सब होता है जो कार्बोहाइड्रेट को। तो आपने क्या देखा कि संपूर्ण भोज्य पदार्थ में जो जो कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन रहेगा पाचन के लिए, तो याद रखिएगा लाइपेज से वसा पचता है,
पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन को पचाता है। तीनों तीन जगह से आता है, पेप्सिन अमाशय में आता है, ये अग्नाशय से आता है, और ये आपका आंतरिक, छोटी आंत में आंतरिक। ठीक, ठीक है, तो आपका ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसी पर आधारित है कौन सा एंजाइम वसा पे क्रिया करता है, तो लाइपेज। देख रहे हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये क्या है, प्रोटीन पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा, और लाइपेज किसको पचाएगा, वसा को पचाएगा। और एमाइलेज, एमाइलेज क्या होगा, मंड को पचाता है, स्टार्च को पचाता है। एमाइलेज लाइसोसेम एक एमाइलेज भी, एमाइलेज है यहाँ पे, जो मंड या आपको स्टार्च को पचाता है। देख रहे हैं, फूड कौन सा एंजाइम वसा पे करता है, तो लाइपेज। नेक्स्ट देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। अब देखिए रंध्र तो अधिकतम पौधे में, जिन जिन पौधे, जो पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर सकता है, सब में रंध्र पाया जाना चाहिए। रंध्र के बिना तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, क्योंकि वहीं तो आपका क्लोरोफिल होगा, पत्ती में क्लोरोफिल होगा, रंध्र होगा जिससे गैसीय आदान प्रदान करता है। तो पूछता है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, यानी आम के पेड़ में। तो आम के पेड़ में आप देखते हैं पत्ता भी रहता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। आप जो देख रहे हैं कनेर, यानी कनेर का पौधा, फूल का पत्ता पौधा होता है, उसमें भी देखते हैं कि छिद्र होता है, रंध्र होगा। देखिए दो को में आपको डाउट हो सकता है, बनाने के ना 8 वे होता है। कभी कभी आपको चीजें नहीं समझ में आए तो ऑप्शन देखना चाहिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए। दो को तो मेरा कट गया। देखो भाई, आम के पौधे के में तो पत्ता होता है, रंध्र होता है भाई, तो हमने देखा। कनेर में भी तो पत्ता होता है, रंध्र। नागफनी और हाइड्रोला में हमने नहीं देखा है कि क्या इसमें होता है और क्या नहीं होता है। नागफनी क्या होता है, राजस्थान में कैक्टस जो पौधा होता है उसमें भी रंध्र होता है। बचा मेरा क्या, हाइड्रेला में रंध्र नहीं, क्योंकि है, क्योंकि ये जलीय पौधे हैं और जलीय पौधे में रंध्र की, याद रखिएगा, हाइड्रेलिया में रक्त रंध्र की उपस्थिति नहीं है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, बहुत बढ़िया से पता है, बताया गया। चलिए एक बार और हम बता देते हैं कि रक्त, जैसे ही हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जो रक्त है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोजन अभिक्रिया क्या बनाएगा, ऑक्सी, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन परिवहनीय तंत्र द्वारा शरीर के सभी कोशिका में चला जाए। क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़, फिर कोशिका में जाने के बाद वहां पे वियोजन होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, और वो ऑक्सीजन जो है वो कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है, और कोशिकीय श्वसन में भाग लेने के पश्चात जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा बनाता है। तो वहां पे ऊर्जा का उपयोग होता है, जल भी हमारे शरीर में उपयोगी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हानिकारक होता है। तो फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हीमोग्लोबिन जो रक्त में है उसके साथ फिर संयोजन करता है, बोलता है भाई कि हाँ अब फिर तुमको चिपकाएंगे, फिर उसको चिपकाता है अपने में, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर उस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को परिवहन तंत्र द्वारा फिर फेफड़ा तक लाता है, और फेफड़ा में लाता है तो फिर बोलता है भाई अब तो मैं ढो के ला दिया, अब तू यहाँ से हटो, हटो, तो फिर वहां से वियोजन करता है, वियोजन यानी हटता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रह जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ा। हीमोग्लोबिन का क्या बहादुरी देखते हैं कि जरूरत के हिसाब से वो संयोजन भी कर ले रहा है, जरूरत के हिसाब से वो वियोजन भी। फेफड़ा में ऑक्सीजन आया तो समझ लिया ये मेरे काम का है, तो संयोजन करके सब जगह पहुंचा दिया। जब वहां देखा कार्बन डाइऑक्साइड बना, देखा कि ये तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको फिर चिपकाया और फेफड़ा तक ला के फेफड़ा से बाहर करवा। तो आपका ये बोला रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का बोले या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बोले, तो ठीक। ग्रहणी भाग होता है, देखिए ग्रहणी को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम, डोनम, ड्यूडोनम बोलते हैं। तो ये छोटी आंत का भाग है, आपको जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे। देखिए मुख गुहा तो ठीक है, अमाशय एक अलग चीज है। बड़ी आंत में देखिए तीन तीन भाग होता है इसको, हाँ देखिए तीन तीन भाग होता है आपको। देखिए अमाशय में क्या होता है, अमाशय में अमाशय का भी तीन भाग होता है, कार्डिक, टिक और पाइलोरिक। जैसे ही हमारा ग्रहणी ग्रास नली से जैसे भोजन जाता है, तो भोजन जाता है तो आपका कार्डिक में जाएगा, कार्डिक से फुंडिक में जाएगा, पाइलोरिक भाग।
पाइलोरिक भाग में क्या है, वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। छोटी आंत में से जैसे जाएगा तो पहला भाग इसका भी 3 भाग है, देख रहे हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यानी अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत सबका 3-3 भाग है। कार्डिक, फुंडिक, पाइलोरिक। छोटी आंत में ग्रहणी होता है जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ग्रहणी, उसके बाद जेजुनम और इलियम। तब अमाशय से भोजन पहले ग्रहणी में आता है, तो ड्यूडेनम में बोलते हैं, और ड्यूडेनम में ही आपका क्या आता है, यकृत से पित्त रस आ जाता है, और अग्नाशय से कुछ एंजाइम आता है। फिर जैसे जेजुनम में गया, इलियम में गया, पूरा आपका पाचन अभिक्रिया हो गया, तो इलियम से होते हुए बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत का पहला भाग सीकम है, उसके बाद कोलन है, उसके बाद रेक्टम है, जहां से मल बाहर निकल। आप हमेशा ये अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तीनों का 3-3 भाग है भाई जी, ठीक, तीनों का 3-3 भाग है। तो 3-3 भाग है, तो कौन कौन भाग है, अमाशय, कार्डिक, फुंडिक, पाइलोरिक, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम और रेक्टम। ऐसे आप जब एक जगह इकट्ठा कर करके पढ़ लेंगे ना, तो कोई रटने की जरूरत नहीं होगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। हाँ, इतना तो आप मेरे कहने भर से ही आपको याद हो गया होगा कि अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत का 3-3 भाग है, अब आपको भूलेंगे नहीं है। अब 3-3 भाग है, कौन कौन भाग है यार, ये तो याद ही रहता है, सिक्टम, कोलम और रेक्टम, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। इसको याद कीजिए, कार्डिक, फुंडिक, पाइलोरिक और ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक, वो याद रखना होगा। नहीं बोल रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत। बड़ी आंत में क्या है, कौन, वो आपका सीकम, सीकम कभी कभी याद करके लिख लिया, ये तो याद हो जाएगा, सीकम, रेक्टम, सिक्टम, कोलन, कम, कोलन, क्या है, रेक्टम। इधर छोटी आंत का कौन सा है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरह मुख्य हुआ अमाशय, अमाशय में क्या है आपका, पुंडिक भाग, पाइलोरिक भाग, उसके आगे ग्रह के आगे का एक भाग और है कार्डिक भाग, कार्डिक भाग, पुंडिक भाग, पाइलोरिक भाग, ठीक है। चलिए अब देखिए, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार कैसा, आपको बताए थे, बीन शेप का होता है, क्या बीन शेप का, सेम के बीच का आकार का, बताया गया था जब किडनी किडनी की संरचना और उसका क्रिया विधि पढ़ाए थे हम। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ये भी बताया गया था। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, और कौन सा स्थान है जहां प्रकाश संश्लेषण की, तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट वो स्थान है जहां पे प्रकाश संश्लेषण शुरू से लेकर अंत तक, तो क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जहाँ कोशिकीय श्वसन होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ये आपका पढ़ना है, जो क्लोरोप्लास्ट आगे ये सब याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, वर्णक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहां पे क्लोरो क्या परिसेचका हिस्सा है, तो परिसेचका आहार नाल का है, नहीं, कृमि परिसेचका या अपेंडिक्स जो बोलते हैं, जो अंग होता है जिसका कोई जरूरी नहीं पाचन तंत्र, आहार नाल में। लैटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है, तो देखिए आपको अभी हम बताए थे कि जो लैटेक्स होता है, लैटेक्स कहाँ पाया जाता है, तो आपको लैटेक्स दूधिया कलर का होता है, पीपल में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है। जबकि आपका गोंद कहाँ पाया जाता है, गोंद आपका बबूल में पाया जाता है, बबूल में। और रेजिन कहाँ पाया जाता है, रेजिन आपका चीड़ के पौधा में पाया जाता है। और आपका एक होता है टेनिन, टेनिन कहाँ पाया जाता है, कई वृक्षों के छाल में पाया जाता है, वृक्षों के छाल में पाया, ठीक, याद रखेंगे। पीपल कनेर में दूधिया कलर का दूध बोलते हैं, पत्ता उसको तोड़ेंगे, पीपल का या बरगद का या आप कनेर के पौध, उसमें से दूध निकलता है। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितना है, भले ही बता दिए। मानव मूत्र जो है, मूत्र का रंग हल्का पीला, क्यों, तो उसका यूरोक्रोम रंजन के कारण। और क्या होता है, 95% जल, 5% अन्य। अन्य में क्या होगा, कार्बनिक और अकार्बनिक, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब रहेगा। अब इसमें 5 में क्या होता है कि 2% आपका वही बोला, यूरिया के प्रतिशत कितना होता है, तो 2। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है, पौधों का अभी पता है, उत्सर्जी पदार्थ का रेजिन भी है, गोंद भी है, टेनिन है, यानी
पौधों की उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? रेजिन, गोंद और टेंट। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में अभी बताए थे आपको, कई बार बताए, 4 कोशिका, अलिंद, निलय, 4। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किससे? वातरंध्र द्वारा, रंध्र द्वारा, जल की सतह से। आप देखेंगे पौधों का रंध्र द्वारा तो होगा ही, वातरंध्र, तना में कुछ वातरंध्र होता है, और जड़ की सतह, जड़ से भी, मूल रोम से भी वो गैसों का आदान प्रदान होता है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन किस में पाई जाती है? ईस्ट में। आपको अभी बताए थे, जो पाइरोट बनता है, पायरुवेट बनता था, 3 बनता था। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड तो बनता था मांसपेशिया में, और ऑक्सीजन रहे ही नहीं, ये आपका बनता था ईस्ट में, आपका किण्वन की अभिक्रिया होता था, यहाँ किण्वन, ठीक है, ईस्ट में आपका किण्वन। और देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क, आपको बताए थे 32 दांत होता है। एक एक मनुष्य में 2 बार दांत आता है, एक बचपन में जो मिल्की टूथ यानी दूध के दांत बोलते हैं 20 होता है, और उसमें 32 होता है। 32 में भी आपका बताए थे कि इधर 16 होगा और ऊपर वाला में 16 होता है। इधर बताए थे कि हम इधर 8 होता है, इधर 8 होता है। 8 में भी बताए थे क्या होता है? 21 23 होता था। तो फॉर्मूला बताए थे हम, 21 23 याद रखिए। 21 में क्या होता है? 2 होता था, एक आपका एक रदनक होता था, एक आपको बता देते हैं इसमें क्या, तो आपका मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत, ठीक है, ये देख लीजिए। 21 23 में क्या? कृंतक 2 होता है, जो कृंतक होता है, एक रदनक होता है, दूसरा अग्रचवर्णक और चवर्णक। यानी देखिए, चौ सबसे ज्यादा पीछे रहता है, 3 गो चवर्णक होता है, उसके आगे वाला चवर्णक से आगे अग्रचवर्णक 2 गो होता है, एक रदनक होता है जो फाड़ने का काम आता है, और कृंतक 2 गो काटने का। ये कितना हुआ? 8। 8 हुआ तो एक साइड का, जैसे इस दांत का एक साइड का 8, एक साइड का 8, 16, और 16 का ऊपर 32। 21 23 याद रखिए आप, 21 23 आपका होता है, कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्रचवर्णक और चवर्णक। सबसे पीछे वाला चवर्णक 3 होता है, उसके आगे 2 अग्रचवर्णक, 5, एक रदनक और 2 कृंतक, एक चीरने के लिए, 2 काटने के लिए, और ये चिबाने के लिए, और ये फाइनल चिबाने, चवर्णक है, ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और, कई जगह आया तो यहाँ भी लिख दे रहे हैं बार बार कि आप एक जगह कंबाइन कर लिए। ये जो दांत होता है, दांत का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? क्राउन, जिसका शिखर बोलते हैं। नेक, गर्दन, नीचे वाला का जो मसूरा में धसा रहता है, जड़। इसके दांत के ऊपरी भाग को इनामल बोलते हैं, और जो अंदर वाला भाग इनामल के पीछे रहता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। और कभी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि दांत का अधिकांश भाग किससे बना रहता है, तो डेंटाइन से। अब देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो देखिए, कॉकरोच, ट्रैकिया जो है कॉकरोच, कॉकरोच के साथ मक्खी, इन सभी का आपका ये है। कॉकरोच किसका है? तो आपको एक देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन है? तो एक तो कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गया, एक टिड्डा होता है, रासुपर, रासुपर बोलते हैं। तो ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच में पाया, कॉकरोच, मक्खी और टिड्डा या टिड्डी, टिड्डा, याद रखिएगा, ट्रैकिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन की पचना क्या है? भोजन की पचना, देखिए भोजन कैसे पचता है? फोटो के ऊपर पचेगा, उपचयन अभिक्रिया होगा, ये संयोजन तो होना नहीं है, विस्थापन तो होना नहीं है, अपचयन उपचयन में होगा, उपचयन ऑक्सीडेशन होता है, अपचयन रिडक्शन होता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका उपचयन अभिक्रिया। मृत उपजयी का उदाहरण है, मृत उपजयी माने जो मृत का है, देखिए गोबर छत्ता, अमीबा, उड़हुल, अमरवेल, ठीक। मृत उपजयी, तो आपको हमेशा याद रखना होगा, आपको क्या बताए थे? गोबर छत्ता जो है मृत, मृत जीवी जीव है, मृत जीव पे आश्रित रहता है। अमीबा क्या है? अमीबा का अपना, वो कुट पादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। क्रूल और अमरबेल क्या है? अमरबेल आपका ये पौधा है जो दूसरे पे आश्रित रहता है। मृत जीव का उदाहरण है गोबर छत्ता, आपका इसका
एग्जाम्पल होगा। गोबर छत्ता आपका इसका एग्जाम्पल हो। आपको बहुत पहले ही सबसे पहला ही क्वेश्चन था गोबर छत्ता। देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। गोबर छत्ता मृत्यु का उदाहरण है, गोबर छत्ता और कवक एग्जाम्पल बताए थे। अब देखिए, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो देखिए गार्ड कोशिका जो ऐसे रहता है, जो खुलता है बंद होता है, तो गार्ड कोशिका की जो होती है ना भीतरी भीतरी सेल जो होता है ना, ये वाला मोटा होता है, भीतरी वाला। ठीक है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी भित्ति होती है जो आपका मोटी होती है। याद रखिएगा, भीतरी जो होता है वो। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, देखिए श्वसन का अंतिम, श्वसन में क्या होता था C6H12। आपको बार बार हम ये एग्जाम्पल यानी आपका इक्वेशन क्रिया लिख दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में भी आराम से लिख। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसकी श्वसन होता था, एक क्या बनाता था CO2 H2O और प्लस बहुत सारा ऊर्जा, ये श्वसन होता था। श्वसन यहाँ लिख, ये आपको लिखना चाहिए है और सब्जेक्टिव, और ऐसे बॉक्स बना दीजिए, एग्जामिनर जो होगा चेक कर तो उसको क्लियर कट दिख जाएगा कि अच्छा बच्चा को ये भी मालूम है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति आपका कोष की श्वसन हुआ यानी ऑक्सीकरण हुआ, तो CO2H2 और ऊर्जा, ये क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया होता है। श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन होगा CO2H2 भाई जी, CO2 ऊर्जा ये ऊर्जा ये भी नहीं, CO2H2 और ऊर्जा। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है, अभी बताए थे दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, इनामेल, अभेल नहीं इनामेल, बताए थे कि ये दांत है, ये इनामेल होता है। इनामेल होता था, अंदर भाग को डेंटाइन बोलते थे, टाइन बोलते। और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और एक चीज हम आपको ऐसे बताए थे कि ये क्या होता था, क्राउन होता था, शिखर क्राउन, ये होता था नेक गर्दन, और ये होता था रूट यानी जड़। यहाँ देखिए यहाँ क्राउन भी ऑप्शन में, तो आपसे ये नहीं पूछा है कि वो सबसे दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या है, दांत की सबसे ऊपरी परत पूछा है, ये परत यानी परत ये वाला ऊपरी परत, ये क्या है आपका इनामल का बना होता है, इनामेल का बना होता है। जब वही पूछता सिर्फ कि दांत का ऊपरी भाग क्या बोलते हैं, तो एक क्राउन हो जाता है, अब ये क्राउन अपना सबसे ऊपरी भाग क्या है क्राउन हो बोलते हैं, बीच वाले को नेक, और भाग पूछता तो क्राउन, लेकिन परत पूछा यानी ऊपरी परत किसका बनता होता है, इनामल। डेंटाइन क्या होता है नीचे, ठीक। देखिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत, पढ़ा होगा छोटी आंत में भोजन रहता है और सबसे भी होता है, तो आपका मानव आहार का सबसे लंबा भाग छोटी है। जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो थ्योरी में हमने आपको बताया था कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत मानव आहार नल का भाग, ठीक। हम कहेंगे कि थ्योरी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, और आपको वहां देखने के बाद ये सब क्वेश्चन। आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है, आरबीसी की देखिए जो रक्त हम पढ़ा रहे थे, मैं बताया था रक्त का ठोस भाग क्या होता है, एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और एक प्लेटलेट्स। इसका क्या होता है जीवन काल, इसका होता था 20 से 120 दिन, ये होता था से 4 दिन, ठीक है। तो 20 से 120 दिन का इसका जीवन, देखिए 120 दिन यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम दिन दिया 180 तो होगा नहीं, 220 होगा नहीं, 80 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 120 दिन वाला ये होता है 120, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो मानव अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल न्यूरॉन होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन, जब आपको वहां पे पढ़ाएंगे नियंत्रण एवं समन्वय, तो वहां पे मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ाएंगे, और मानव मस्तिष्क क्रियात्मक और संरचनात्मक न्यूरॉन है,
किडनी के बारे में पढ़ाए थे कि किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन। इसी तरह न्यूरॉन मानव मस्तिष्क का होता है, और न्यूरॉन जो होता है सबसे आपका वन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, इसमें से कौन सा संवहन उत्तक है। जब आपको जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा रहे थे तो जाइलम भी और फ्लोएम संवहन उत्तक, और फ्लोएम से आपको हम ट्रिक बताए थे कि फ्लोएम में क्या आ रहा है, फल आ रहा है, फल आ रहा है, ये भोजन को वितरित करने वाला संवहनी है। जाइलम में जल आ रहा है, इसलिए जल को, जल क्या होगा, नीचे से ऊपर एक दिशीय होता है, जबकि भोजन दोनों दिशा में चला फैलाव किया जा सकता है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा। आपने देखा था कि बहुत सारा ऐसा एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या विसरण द्वारा ही अपना उत्सर्जित पदार्थ को निष्कासित करते हैं इनमें, क्योंकि इनमें एक ही सेल रहता है, वही सब करते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक, तो वहीं रिपीट हुआ क्वेश्चन कि आपका 4 कोष्ठक। रक्त क्या है, रक्त देखिए, रक्त जब आपको पढ़ा रहे थे, रक्त का डिफिनीशन में ही हमने बताया था कि रक्त एक संयोजिक उत्तक है। रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी उत्तक, को बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू, यानी रक्त एक संयोजी उत्तक क्या है, देख रहे हैं इसमें उत्तक आया, डाउट हो सकता है कोशिका भी है, पदार्थ है, ढंग से पढ़े हो। रक्त एक संयोजी है, या रक्त ऐसा तेल तरल पदार्थ है जो है, यानी टिश्यू है। मानव हृदय घिरा हुआ रहता है, देखिए जल जाइलम से तो होगा नहीं, पौधा में फ्लोएम से होगा नहीं, प्लाज्मा से तो रक्त है, बचा एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चीज़ों को आप ऑप्शन से भी कुछ को बनाया जा सकता है। जाइलम फ्लोएम होगा नहीं, प्लाज्मा नहीं, अगर नहीं भी जानते तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियन या पेरिकार्डियम होता है। देखिए आपको मानव हृदय बताए थे, तो बताए थे कि मानव हृदय बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है, इसको पेरिकार्डियन बोलते हैं। इसमें भी 3 आपका होता है, 3 होता है, भीतरी सतह भी घिरा हुआ रहता है, और कई वाल्व होते थे तो पेरिकार्डियम होता है। मनुष्य में श्वेत रंग कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो देखिए आरबीसी का क्या बताए थे, आरबीसी का 20 से 120, डब्ल्यूबीसी का क्या बताया, 2 से 4 दिन, ठीक। अब देखिए 2 से 4 दिन का क्या ऑप्शन है क्या, देखिए ये तो महीना है तो होगा नहीं, 20 से 30 दिन भैया ऐसा होता नहीं है, 4 महीना तो ऐसा होता है, महीना वाला तो कट ही देना है 20 से 30। अब देखिए एक में ऑप्शन बचता है 12 से 20 दिन, तो देखिए ये आपका चूंकि सिंगल चॉइस ऑप्शन का है, यानी एक एक विकल्प तो सही आपको मानना ही, जो 4 ऑप्शन दिया है भले ही चारों ऑप्शन गलत हो, लेकिन उसमें से आप नियरेस्ट आंसर आपको मारना होता है, यानी जो सबसे समीप वाला हो। ये 2-3 महीना वाला तो होगा नहीं, या 30 दिन का होगा नहीं, 2 से 4 दिन में हमारा 12 से 20 दिन मिनिमम है, तो हम इसको भले ही ऑप्शन हमको दिख रहा है कि मेरे 2 से 4 दिन वाला नहीं है, लेकिन हम 12 से 20, क्योंकि सिंगल चॉइस ऑप्शन एक ही इसका आंसर होना है चारों में से, आपको निकटतम मान के अनुसार, ठीक है, 2 से 4 दिन नहीं, 12 से 20। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको पता है पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, आए थे, मुख गुहा होगा नहीं, अमाशय होगा नहीं, छोटी होगा नहीं, यानी यकृत से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं हो पाया जाता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का वर्णक कौन सा होता है, लाल रंग का होना चाहिए। तो क्या हीमोग्लोबिन यानी मक्खी को मारते हैं तो लाल रंग का दिखता है, कि आप किसी भी जीव को कटने पे देखेंगे तो लाल रंग का उसका ब्लड हो, ब्लड लाल नहीं होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन पक्षी में पाया जाता है। हाँ भाई, पक्षी को काटिए, हीमोग्लोबिन लाल दिखता है उसका ब्लड का, उसमें देखिए कहीं कट होगा, ब्लड का रंग लाल। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया के रोग के बारे में आपने सुना होगा, मधुमेह होता नहीं है, या नहीं, डायरिया होता है। एनीमिया रोग के बारे में आपने, जब स्कूल में आप होंगे तो लड़कियों को, बालिकाओं को आपको एनीमिया रोग से ही जूझ करने के लिए, निराकरण के लिए आपको
फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता था। फॉलिक एसिड का टैबलेट एनी रोग से ही बालिकाओं में रक्त की कमी पाया जाता है। बिहार और हमारे देश में काफ़ी बालिकाओं में और महिलाओं में भी बालिका और महिला पाए जाएंगे अधिकतम लगभग 54 से 55%, 55-60% महिलाएं और बालिका ब्लड की कमी, माने तो ब्लड की कमी इन किस में पाया जाता है? ब्लड में। ब्लड की कमी, इन की कमी रोग होता है। मनुष्य आहार नाल में औषधि अंग कौन है? अपेंडिक्स, कोई उपयोग नहीं है आपका औषधि। कोलन एक कहाँ पाया जाता है? सीकम रेक्टम। कौन सा देखे तीनों नाम कोलन अभी आपने पढ़ा था सीकम, कोलन और रेक्टम क्या था? ये सभी बड़ी आंत का 3 भाग था। ठीक। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम है? प्रोटीन का पाचन। आपको अभी हम बताए थे कि आपका पेप्सिन, तो अभी हमने क्या बताया था कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, आपको तीसरा बताया था इरेप्सिन। तीनों क्या है? प्रोटीन पाचन है। आंसे में पचाता है, ये आपका आंसे से निकलता है और ये आपका छोटी आंत में आंतरीय रस से निकलता है। इनका काम क्या है? प्रोटीन पाचन। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। ठीक। वसा का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन? एमाइलेज। एमाइलेज, इसी में दोनों में डिफरेंट आपको डाउट होगा एमाइलेज लाइपेज, तो याद रखिए वसा को लाइपेज से सभी नहीं। ठीक है। 65 क्वेश्चन के साथ यहाँ समाप्त करते हैं। इसके साथ एक और वीडियो है जिसके बाद आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, तो आप देखते रहिए। आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, आप प्लीज़ लाइक और बताइए। कोई अन्य सुझाव आपको देना है या प्रकार का मार्गदर्शन है तो दिए आप कॉल